यह कहानी रामनगरपुर गांव की है। राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गीता, 2 बच्चों और माँ के साथ रहता था। गांव के सभी लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजू के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करता था और फिर उन सब्जियों को गांव में बेच दिया करता था। इस बार राजू ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी मुनाफा होगा। हाँ राजू जी, इस बार तो आमदनी काफी अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से कुछ दिनों में कटाई का काम भी शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले अम्मा जी का इलाज कराएंगे और फिर घर की छत को ठीक करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे घर से सारा पानी टपकता है और फिर घर का सामान सारा खराब हो जाता है। हाँ गीता, अभी तो ठंड का मौसम भी आ गया है। छत को तो ठीक कराना होगा। और हाँ, मेरे बच्चे काफी समय से मुझसे खिलौनों की फरमाइश कर रहे हैं। इस बार मैं जरूर खिलौने खरीद दूंगा। हाँ राजू भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। मेरा एक दोस्त शहर में है जो तुम्हें इस फसल की अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा देता हूँ। हाँ सूरज भाई, क्यों नहीं, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे पास आता हूँ। वो लोग खुशी से बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक तेज हवा चलने लगती है और जोर से बारिश होने लगती है। वह सभी किसान अपनी फसल के खेतों को छोड़कर भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जब सुबह बारिश खत्म हो जाएगी तब वे अपनी बातों पर ध्यान देंगे। अरे बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ, बस ये बारिश जल्दी खत्म हो जाए। तेज हवा के बाद बारिश के बादल किसानों पर आफत बनकर टूट पड़े। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेतों में रखी थीं और उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी किसान खेत पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर दंग रह गए। बारिश के कारण सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। अरे ये क्या हुआ, मेरी सारी फसलें खराब हो गईं। इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद थी। अब क्या होगा? देखो, मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। सारा पानी मेरे खेत में भर गया है। अब हम क्या करेंगे? मेरी सारी फसलें डूब गई हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी राजू की नजर कुछ फसलों पर पड़ी जो ऊंचाई की वजह से बची हुई थी। राजू बची हुई फसलें इकट्ठा करके घर ले जाता है। बची हुई फसलें इकट्ठा करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकलते हैं। हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं। इतनी मेहनत से उगाई थी, लेकिन इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। उनसे तो कुछ दिन का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस ठंड की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जी, आप परेशान मत हो। आप हौसला रखें। अगर आप भी हौसला हारेंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है। सुनिए, ऐसा करते हैं, हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे कुछ बना लेते हैं। क्यों न हम उन्हें आलू के पकौड़े बनाकर गांव में बेचें? हमारी थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या इससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, इस समय ठंड और बारिश का मौसम भी है। सारे लोग गरम-गरम पकौड़े खाना पसंद करेंगे। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हमारी मेहनत रंग ले आए। ठीक है गीता, हम कल से पकौड़े बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लोग जरूर पसंद करेंगे। राजू ने अपनी बीवी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों मेहनत से पकोड़े बनाने लगे। सारा सामान तैयार करने के बाद राजू अपना स्टॉल लेकर गांव के बाजार पहुंच गया और पकोड़े बेचने लगा। राजू के पकोड़े इतने खुशबूदार थे कि उनकी महक से ही लोग खींचे चले आते थे और मजे से पकोड़े खाते थे। इसी दौरान गांव का एक आदमी राजू के पास आया। क्या बात है भाई, तुम पकौड़े बेचने लग गए हो? क्या खेतों का काम छोड़ दिया है तुमने? नहीं भाई, इस साल की ठंडी बारिश से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस यही एक काम बचा है
किसी न किसी तरह ये पकौड़े बेचकर घर का गुजारा हो जाए। इस तरह दिन गुजरते गए और राजू के पकोड़े गांव के लोगों को काफी पसंद आने लगे। राजू ने अपनी फसल से हुए नुकसान को पकोड़े के काम से थोड़ा बहुत पूरा कर लिया था। उसका पकोड़ों का काम अब ठीक ठाक चल रहा था। जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती। लेकिन अब राजू को पकोड़े बनाने के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी और इसी चिंता में वह बहुत परेशान रहने लगा। राजू को परेशान देखकर गांव का एक आदमी उसके पास आया। क्या बात है राजू, बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या बताऊं लाला भाई, इस साल ठंडी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह घर का खर्चा पूरा करने के लिए पकौड़ों का काम शुरू किया, लेकिन अब इसके सामान के लिए भी पैसे नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं। अरे अगर मेरा सलाह मानो तो जो गांव का लाला दीनानाथ है उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तब उसे वापस कर देना। राजू लाला की बात से थोड़ा संतोष महसूस करता है और वह लाला दीनानाथ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल सारी बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं करते तब तक वह चीज गिरवी रहेगी। सेठ जी, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। बस आप मुझे उधार के तौर पर दे दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है ना, तुम वो जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी तो यही जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। राजू ने सेठ से पैसे लेकर पकोड़ों के लिए सामान खरीदा और अपने काम को फिर से शुरू किया। मैंने लाला दीनानाथ से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी है? तुम्हें पता है ना सेठ कितना लालची और चालाक आदमी है। अगर हम समय पर कर्ज वापस नहीं करेंगे तो वह हमारी जमीन ले लेगा। मुझे पता है गीता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे वापस कर देंगे। अब धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और उसके पकोड़ों की कमाई बहुत अच्छी होने लगी। थोड़े ही दिनों में राजू ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल तैयार करने की हालत में आ गया। उसने बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की और बहुत मेहनत की। मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उसकी फसल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई। लाला दीनानाथ बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। वह अक्सर लोगों को कर्ज पर पैसे देकर उन्हें ठगने में लगा रहता था। सेठ की नजर हमेशा राजू की जमीन पर थी और वह किसी भी तरह उस पर कब्जा करना चाहता था। एक रात उसने अपने बैल को भेजा ताकि वह राजू की फसल को बर्बाद कर सके। राजू जब रात को खेतों की देखभाल करने आया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। उसने तुरंत अपने खेतों से बैल को हटा दिया ताकि फसल को और नुकसान न पहुंचे, क्योंकि समय रहते राजू ने बैल को हटा दिया था, इसलिए फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शोर सुनकर गीता भी वहां पहुंच गई और खेतों की ऐसी हालत देखकर कहने लगी, देखो हमारी फसल बर्बाद हो गई है। यह किसी दुश्मन का काम है। यह जरूर सेठ ने ही किया होगा। तुम्हारी बात ठीक है, यह जरूर सेठ का काम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब खेतों का और भी ख्याल रखूंगा। अगले दिन जैसे ही सेठ को पता चलता है कि राजू की फसल को बर्बाद करने की उसकी यह चाल कामयाब नहीं हुई, तो वह नई चालें सोचने लगता है। इस राजू को तो मैं मासूम समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत चालाक निकला। लगता है कि अब मुझे दूसरा तरीका सोचना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ जहरीली दवाइयाँ लेकर राजू के खेत में जाता है। वह इन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके राजू की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही सेठ इन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करने जाता है, गीता उसे देख लेती है। गीता को पहले से ही यह अंदाजा था कि सेठ जरूर कोई गलत काम करेगा, इसलिए वह पहले से ही वह सेठ पर नजर रखे बैठी थी। यह सेठ सुधरने वाला नहीं है। यह फिर से आ गया है। लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ मैं। उसी समय गीता ने सेठ को पीछे से एक जोरदार डंडा मारा। डंडा पड़ते ही सेठ अचानक जमीन पर गिर जाता है। गीता ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। उसने सबको सेठ के मकसद के बारे में बता दिया।
गांव वालों, देखो, यह ही लाला दीनानाथ है जो हमारे फसल को बर्बाद करने जा रहा था। यह हमारे फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हमारे सारे फसल खराब हो जाते और हम उसे अपना कर्ज वापस नहीं दे पाते। कर्ज नहीं देने की वजह से यह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता। गांव वालों ने देखा कि सेठ के हाथ में सचमुच एक जहरीली दवाई की पट्टी थी, जिससे वह राजू की फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब की मेहनत को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ गांव वालों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए लालच में आ गया था। मैं कसमें खाता हूँ कि अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। साथ जी, आपकी माफी पर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम आपसे कभी उधार नहीं लेंगे और न ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। अब गांव वालों के सामने राजू की सच्चाई और सेठ की लालच और चालाकी भी सामने आ गई। सेठ गांव वालों के सामने सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला गया। अब राजू ने अपनी फसलें बेचकर सेठ का सारा पैसा वापस दे दिया और इस तरह राजू की मेहनत और सच्चाई ने उसे बहुत सफल बना दिया। वह अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। हे प्यारे बच्चों, देख क्या रहे हो? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो